Hello and welcome back to Replicating Minds once again. This is the video of जीन रेगुलेशन और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जीन रेगुलेशन के ऊपर हम बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेनली द जीन रेगुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज विच इज जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स और जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो है जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो इससे पहले जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो जीन रेगुलेशन है वो डिफरेंट टाइप्स से रेगुलेट होता है एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था एक तो होता है नेगेटिव रेगुलेशन, एक होता है पॉजिटिव रेगुलेशन, एक होता है एटीन्यूएशन, राइट। फिर आज जो हम बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स की, ठीक है। और एक होता है स्पेसिफिसिटी फैक्टर मीडिएटेड जीन रेगुलेशन। ओके, तो इन सब में से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेगेटिव जीन रेगुलेशन, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन और एटीन्यूएशन। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये सारे ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। तो चलिए, इन तीनों के बाद आज हम शुरू करते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं उसकी एक समरी मैं आपको दे देता हूं, तो आपको पता हो कि आज आप क्या क्या चीजें सीखोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से मार्कर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड होते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में कि व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मार्कर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, तो उन मार्कर्स की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स का प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स बैक्टीरिया जनरेट करता है। ओके, फिर हम बात करेंगे एक टर्म होता है रिलैक्स्ड म्यूटेंट, ये क्या होता है। ओके, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या हमेशा स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है बैक्टीरिया, या जब स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करता तो उस टाइम पर उन फैक्टर्स का होता क्या है जो कि स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। तो ये सारे ही टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप इस चैनल से जुड़े रहो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। तो शुरू करते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ओके, तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भाई जब भी कोई टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो उसके टर्मिनोलॉजी को आराम से पहले समझ लो, तो आधा टॉपिक तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर जो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वो होता है अनफेवरेबल, है ना, हार्श कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अगर हिंदी में बोले तो कठोर, है ना। तो ये सब चीजें होती है स्ट्रिंजेंट का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि जब बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल इकोलाई, जब इकोलाई का एनवायरनमेंट जहां पे वो रह रहा है, जिस मीडिया में या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, वो एनवायरनमेंट उसके अनफेवरेबल है ना, तब इकोलाई स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। तो किस टाइप का अनफेवरेबल कंडीशन, तो जो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि जो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स से रिलेटेड अनफेवरेबल कंडीशन है वो ये है कि जब बैक्टीरिया के सेल के अंदर अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है, लैक ऑफ वन और मोर देन वन अमीनो एसिड्स, जब एक या एक से ज्यादा अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, तब वो बैक्टीरिया जनरेट करता है आपका स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ओके, अब जब ये स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करता है तब होता क्या है
तो क्या होता है कि जो पाथवे या मैकेनिज्म बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सिर्फ उन्हीं को चालू रखता है। ओके, बाकी सारी मशीनरी को बिल्कुल स्टॉप कर देता है, रोक देता है। राइट, जितने भी फालतू के काम होते हैं उन सबको बंद कर देता है और सिर्फ उन्हीं चीजों को चालू रखता है या फंक्शनल रखता है जो उसके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे बस वो जिंदा रह सके उस अनफेवरेबल कंडीशन में, और जैसे ही उसका फेवरेबल कंडीशन आए फिर से वो अपनी नॉर्मल मशीनरी चालू कर दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ओके, अब अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं। जब हमारी तबीयत खराब होती है, ओके, व्हेन वी सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फीवर और इन्फेक्शन एनीथिंग, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी फालतू की चीजें हम उसको रोक देते हैं। हम बाहर जाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, वो जरूरी नहीं है, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, जॉब पे जाना बंद कर देते हैं। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टू रिकवर, है ना। हम जब रिकवर हो जाएंगे फिर से ये सारी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जिंदा रहना, हमारा सर्वाइव करना, हमारा ठीक होना। तो वैसे ही बैक्टीरिया के लिए अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका सर्वाइवल। गॉट इट। चलो, तो अब क्या होता है कि इस टाइम पर बैक्टीरिया क्या करता है, जब स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उस टाइम पर वो सारी चीजें जैसे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, है ना, इन सबको रोक देता है। और सबसे ज्यादा जिसको वो इनहिबिट करता है वो होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। राइट, अब प्रोटीन सिंथेसिस को जब इनहिबिट करेगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे इनहिबिट होगा। अब आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन, है ना। क्या होता है ट्रांसलेशन। बैक्टीरिया एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करवाता अपने सेल में। अब आप मेरे को बताओ कि ट्रांसलेशन होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो वो होता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम क्या है, ट्रांसलेशनल मशीनरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री है ना, एक तरीके से। तो ये आपने देखा होगा राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ओके, अब अगर हम बात करें कि राइबोसोम बना किस चीज से होता है मिलकर, तो आपको पता है कि ये मेनली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आरआरएनए और एक होता है आर प्रोटीन्स। आप कॉपी में लिख सकते हो कि आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए और आर प्रोटीन होता है राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो इनसे ही मिलकर आपका राइबोसोम बना होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया को ट्रांसलेशन बिल्कुल कराना नहीं है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, बिल्कुल बंद कर देता है नए राइबोसोम्स बनाना। नए राइबोसोम्स बनाना बिल्कुल बंद कर देता है जब बैक्टीरिया एक मुश्किल घड़ी में होता है। नए राइबोसोम कैसे नहीं बनेंगे, जब वो आरआरएनए और आर प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। ओके, तो ये जो है आरआरएनए का और आर प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है बिल्कुल रोक देता है बैक्टीरिया, बंद कर देता है, इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट। ठीक है, बिल्कुल रोक देता है, ये आरआरएनए बनने नहीं देता और आर प्रोटीन बनने नहीं देता। तो ये सब है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के कैरेक्टरिस्टिक, उस टाइम पर ये सारी चीजें होती है। राइट, अब हम समझेंगे कि भाई स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होता कैसे है ना, कैसे इनका सिंथेसिस रुक जाता है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। आखिर में जो हमें देखने को मिलता है कि भाई आरआरएनए और आर प्रोटीन नहीं बन रहा, तो हम शुरू करेंगे कि कैसे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स शुरू हुआ और खत्म करेंगे किस तरीके से आरआरएनए और आर प्रोटीन का सिंथेसिस रुक रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस हम बहुत ही अच्छे से अभी समझेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, अब आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि होता क्या है। ठीक है ना, कि ये ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो जब बात आई है ट्रांसलेशन की, तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, जो कि आपको
बहुत कम जगह पर मेंशन मिलेगी, या मैं भी शायद बहुत लोगों ने बताया भी ना हो। ठीक है, कि जो हमने पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ा, नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा, एटीन्यूएशन पढ़ा, ओके, और अब जो हम स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, तो इन सारे प्रोसेस में जो हमने पहले पढ़े और स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है? तो जो पॉजिटिव रेगुलेशन होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है, और जो एटीन्यूएशन होता है, हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रेगुलेशन टाइप्स होते हैं, ये होते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ये सब एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। कौन कौन से रेगुलेशन? पॉजिटिव, नेगेटिव और एटीन्यूएशन, हमेशा याद रखना। वेयर एज द स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स occurs at ट्रांसलेशनल लेवल। यह है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनके और स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के बीच में। ये तीनों रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर होते हैं और स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होता है आपका ट्रांसलेशनल लेवल पर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ही इजी है। आपको बहुत ही आसानी से आज स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स समझ में आने वाला है। ओके, तो इससे पहले कि मैं एक्चुअल स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स पे आ जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको एक बहुत ही छोटी सी चीज रिवाइज करवा दूं, ताकि आपको स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो याद करो, आप जब ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा, ये था राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ओके, और फिर याद करो, इसमें होती है 3 साइट्स। कौन कौन सी? पी, ए और ई। तो यहां पर होता है ई साइट, ये होता है पी साइट, और ये होता है ए साइट। राइट? ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट साइट। पी का मतलब क्या होता है? पेप्टाइडल टीआरएनए साइट। और ए का मतलब क्या होता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए साइट। है ना? ये सब चीजें बहुत ही बेसिक है, आपको ऑलरेडी पता होंगी। बट अगर आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे? है ना? तो आपके लिए ऑलरेडी ट्रांसलेशन पर फुल लेंथ वीडियो अवेलेबल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन। जाकर वो वीडियो देखो, आपको मजा आ जाएगा। सीरियसली, बहुत ही अच्छे से डिटेल में वहां पर सारी चीज एक्सप्लेन की हुई है। राइट? तो वो वीडियो देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। है ना? चलो अब यहां पर समझो। तो ई साइट, पी साइट और ए साइट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दिया मैंने कि यहां पर कौन कौन से टीआरएनए होते हैं। तो यहां पर भी एक टीआरएनए होता है। ठीक है, यहां पर भी एक टीआरएनए होता है, और यहां पर भी एक टीआरएनए होता है। राइट? अब तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है ना, ये वाला, ये होता है आपका चार्ज्ड टीआरएनए। है ना? चार्ज्ड टीआरएनए क्या होता है? चार्ज टीआरएनए तो प्लीज उस वाली वीडियो में जाकर आराम से देखो, ट्रांसलेशन वाली वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं तो चार्ज्ड टीआरएनए का मतलब होता है कि वो टीआरएनए जिस पर चार्ज्ड अमीनो एसिड आकर जुड़ा हुआ है। जब किसी टीआरएनए पर कोई एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जब इस पे जुड़ा रहता है, यहां पर यह है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, तो इसको बोला जाता है चार्ज्ड टीआरएनए। राइट? तो ए साइट पर हमेशा ध्यान रखना, ए साइट पर आकर बाइंड होता है आपका चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, उसके बाद पेप्टाइडल टीआरएनए का मतलब होता है इसमें पहले से पेप्टाइड जुड़ा हुआ होता है। पेप्टाइड का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 or more than 2 amino acids are linked by the peptide bond, that is called peptide। ठीक है, तो ये पेप्टाइड यहां पर टीआरएनए पे जुड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप्टाइड टीआरएनए। तो आपको पता है। उसके बाद यहां पर ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, यहां पर एमआरएनए होता है, ये इसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं। है ना? और यहां पर कोडॉन्स होते हैं। एमआरएनए में कोडॉन्स होते हैं, इसमें एंटीकोडॉन्स होते हैं, इनकी बाइंडिंग होती है। ये सारी चीजें आप ट्रांसलेशन में पढ़ोगे। ठीक है, और फिर क्या होता है? ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ता है,
ये राइबोसोम आगे की तरफ बढ़ता है mRNA पर और ये वाला इस पे ट्रांसफर हो जाता है, राइट, और ये एक अमीनो एसिड लेंथ और बढ़ जाता है इसका। तो इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। और ये वाला टीआरएनए इधर से बाहर चला जाता है, एग्जिट। ये टीआरएनए इधर से इनकमिंग होता है, तो इसको इनकमिंग टीआरएनए भी बोलते हैं। खैर, ये सारे प्रोसेस आप ट्रांसलेशन में पढ़ोगे। यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वो ये है कि ट्रांसलेशन के टाइम पर ए साइट पर चार्ज्ड टीआरएनए आकर बैठता है, ठीक है, बट जब नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स की, जब बैक्टीरिया के अंदर अमीनो एसिड नहीं है। क्या होगा स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में? क्या ऐसा ही कुछ होगा? तो नहीं। अब आपको बहुत ही आराम से समझ में आने वाला है। तो क्या होता है, अब भाई आप अभी भी मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया के अंदर अमीनो एसिड्स की कमी हो जाती है, लैक ऑफ अमीनो एसिड। अब आप खुद सोचो कि जब अमीनो एसिड है ही नहीं तो टीआरएनए के ऊपर आकर बाइंड कैसे होगा? समझ लो, ये हो गया आपका राइबोसोम, ठीक है, और ये हो गई 3 साइट्स ई, पी और ए, है ना। नॉर्मली आपको पता था यहां पर चार्ज्ड टीआरएनए आकर बाइंड होता था, राइट, बट अब सेल के अंदर अमीनो एसिड है ही नहीं। ये जो टीआरएनए आ रहा है, ये टीआरएनए जो आ रहा है, दिस टीआरएनए इज अनचार्ज्ड टीआरएनए। क्यों? क्योंकि अब सेल के अंदर अमीनो एसिड नहीं है तो अमीनो एसिड पे बाइंड भी नहीं होगा, राइट। तो ये अनचार्ज्ड टीआरएनए आकर यहां पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब नॉर्मली चार्ज्ड टीआरएनए आता है तो राइबोसोम इसको रिकॉग्नाइज करता है ना, क्योंकि एमआरएनए इसको रिकॉग्नाइज करता है और अमीनो एसिड आगे जुड़ता है और ये आगे बढ़ जाता है, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, जब अनचार्ज्ड टीआरएनए आएगा तो यहां पर बाइंडिंग तो होगी नहीं एमआरएनए के साथ इसकी, है ना। किसको कोड करेगा जब अमीनो एसिड ही नहीं है? तो उस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, यहां पर एक फैक्टर होता है, वो यहां पर आकर बाइंड हो जाता है। उस फैक्टर का नाम होता है स्ट्रिंजेंट फैक्टर। क्या होता है? स्ट्रिंजेंट फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर क्या करता है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये फैक्टर क्या करता है कि जो एटीपी और जीटीपी होता है, इसको एटीपी जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है पेंटाफॉस्फेट में। ये है आपका पेंटाफॉस्फेट। क्या है ये? पेंटाफॉस्फेट, ठीक है, पीपीपी जीपीपी, ओके। तो ये पेंटाफॉस्फेट बना रहा है, राइट, क्योंकि देखो यहां पर इसमें एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं और जीटीपी में भी 3 फॉस्फेट होते हैं। यहां से एक फॉस्फेट तो निकल जाता है, रिलीज होता है, और ये 5 फॉस्फेट इसमें आ जाता है, तो ये पेंटाफॉस्फेट बनाता है, राइट। इसके बाद यही स्ट्रिंजेंट फैक्टर एक और कंपोनेंट बनाता है, एडीपी प्लस जीडीपी को यूज करके, वो होता है टेट्राफॉस्फेट। क्या होता है? टेट्राफॉस्फेट, ठीक है। तो ये पेंटाफॉस्फेट और टेट्राफॉस्फेट बनते हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, और इस तरीके से तो इनका फॉर्मेशन होता ही है, साथ ही साथ ये पेंटाफॉस्फेट से भी टेट्राफॉस्फेट में स्लोली स्लोली कन्वर्जन होता रहता है। तो अब सेल के अंदर जब अनचार्ज्ड टीआरएनए की संख्या ज्यादा है, अनचार्ज्ड टीआरएनए की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि अमीनो एसिड है नहीं, ताकि ये चार्ज हो पाए, है ना। तो जब अनचार्ज्ड टीआरएनए यहां पर आकर बाइंड होता है तो क्या होता है कि राइबोसोम आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस रुकना है। तो उस केस में यहां पर एक स्ट्रिंजेंट फैक्टर आकर बाइंड होता है। स्ट्रिंजेंट फैक्टर के बारे में थोड़ा सा और समझ लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है, यहां पर लिख के बताता हूं आपको,
स्ट्रिंजेंट फैक्टर, ध्यान रखना यहां पे हमेशा, स्ट्रिंजेंट फैक्टर, इसके दो और नाम है। तो पहला जो नाम है इसका वो ये है रेल ए, रेल ए प्रोटीन। क्या है? रेल ए प्रोटीन। ठीक है, तो चाहे एग्जाम में या कहीं पर भी स्ट्रिंजेंट फैक्टर लिखा हो, चाहे रेल ए प्रोटीन लिखा हो, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, ओके। इसका एक और नाम होता है, तो वो नाम क्या होता है? पेंटा फोस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, तो स्ट्रिंजेंट फैक्टर इज ऑल्सो नॉन एज रेल ए प्रोटीन एज वेल एज पेंटाफोस्फेट सिंथेटेज। क्यों? क्योंकि ये पेंटाफोस्फेट सिंथेटेज बना रहा है, साथ ही साथ ही टेट्राफोस्फेट सिंथेटेज की भी इसके पास एक्टिविटी होती है। तो पेंटाफोस्फेट भी बनाता है, टेट्राफोस्फेट भी बनाता है, और पेंटाफोस्फेट से टेट्राफोस्फेट भी बनाता है। तो ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। अब हम धीरे धीरे कहां पहुंचना है कि कैसे स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के टाइम पर आरआरएनए और आर प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका है कि पेंटाफोस्फेट कैसे बने और टेट्राफोस्फेट कैसे बने। अब क्या होता है कि इसके बाद सेल के अंदर ये दो मॉलिक्यूल पेंटाफोस्फेट और टेट्राफोस्फेट बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एक्यूमुलेट हो गए हैं। ठीक है, ध्यान रखो यहां पर पेंटाफोस्फेट और टेट्राफोस्फेट बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो गए हैं। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि इन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दी हुई है जिसको बोला जाता है अलार्मोन्स। ठीक है, अलार्मोन्स। अलार्मोन्स का मतलब जैसे अलार्म होता है ना, किसी टफ सिचुएशन के लिए जब घंटी बज जाती है, जैसे जब जैसे फायर लग गई कहीं पर तो बहुत जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। ठीक है, तो वो बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वैसे ही इनका नाम इसलिए अलार्मोन है। जब ये बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बनने लगते हैं तो बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है, आरआरएनए और आर प्रोटीन को रोकना है, इनहिबिशन करना है। तो अब ये दोनों कैसे आर प्रोटीन और आरआरएनए के सिंथेसिस को रोकेंगे वो समझना है हमको। तो यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखो कि इनका जो फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर, वो क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज हेल्प्स इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए बाय बाइंडिंग टू द प्रमोटर। ये आपको पता है ना? ये आपको पता है। जैसे ये अगर डीएनए है, ठीक है, ये अगर डीएनए है, ओके, और ये कोई जीन है, ये जीन है कोई, और ये इसका प्रमोटर है, ये प्रमोटर रीजन है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है कि यहां पर आकर बाइंड होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ओके, प्रमोटर को पहचानता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है और फिर आरएनए बन जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो जाकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं ना अलार्मोन्स, अब ये दोनों इतने ज्यादा दुश्मन होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, मान लो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, तो आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज के पास एक बीटा सब यूनिट होती है। कौन सी सब यूनिट होती है? बीटा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, है ना? विदाउट बीटा सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज इज ऑलवेज इनएक्टिव। ये एक्टिव कब होगा? हमेशा बीटा सब यूनिट की प्रेजेंस में। ठीक है, बट ये जो होता है ना भाई साहब, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आकर बीटा सब यूनिट पे बाइंड हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये पेंटाफॉस्फेट या टेट्राफॉस्फेट। इसकी वजह से क्या होता है कि इस पूरे आरएनए पॉलीमरेज का कन्फर्मेशनल चेंज होता है, इसका कन्फर्मेशन ही बिगड़ जाता है। मान लो कि वो कुछ इस तरीके का हो जाता होगा। ठीक है,
इस तरीके का हो गया ये, इसमें बीटा सब यूनिट जुड़ा हुआ है बट इसका कन्फर्मेशन बिगड़ गया है। तो आपको पता है कि कन्फर्मेशनल चेंजेस सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इस कन्फर्मेशन में है तो ही ये डीएनए पे जाकर बाइंड होगा, तो ही ये प्रमोटर पे जाकर बाइंड होगा। अगर इसका कन्फर्मेशन बिगड़ गया तो इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट्स प्रमोटर, राइट। तो अब क्या ये इस कंडीशन में प्रमोटर पर जाकर बाइंड होगा? नहीं। तो ये नॉट बाइंड टू प्रमोटर, ठीक है। अब कहानी पे से पर्दा उठाते हैं, ठीक है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये कौन से प्रमोटर पर, ये जिस आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट पर आकर ये दोनों अलार्मोन्स बाइंड हो रहे हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज किसका है? वो आरएनए पॉलीमरेज था, उस प्रमोटर पर जाकर बाइंड हो रहा था। प्रमोटर कौन सा प्रमोटर? प्रमोटर ऑफ आरएनए जीन एंड आर प्रोटीन ओपेरॉन। जो आर प्रोटीन के ओपेरॉन है, ओके, जो आर प्रोटीन के ओपेरॉन है और जो आरएनए के जीन्स हैं, उसका जो प्रमोटर है, उसके पॉलीमरेज से जाकर ये दोनों अलार्मोन बाइंड हो गए। फाइनल हम दे रहे हैं, इसको फाइनल पिक्चर दे रहे हैं। अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये आर प्रोटीन का जीन है, ओके, और आर प्रोटीन का ये प्रमोटर है, ठीक है। तो इस प्रमोटर पे कोई ना कोई पॉलीमरेज आके जरूर बाइंड होगा। मान लो ये पॉलीमरेज है, ठीक है, तभी तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। बट इसी पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट पर आकर ये पेंटाफॉस्फेट बाइंड हो गया है, ठीक है। अब जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसमें कन्फर्मेशन चेंज होंगे और ये प्रमोटर पर बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के ड्यूरेशन में आर प्रोटीन और इसी तरीके से आरएनए के जीन का सिंथेसिस रुक जाता है। तो जब आर प्रोटीन और आरएनए बनेंगे ही नहीं तो राइबोसोम भी नहीं बनेगा, राइबोसोम नहीं बनेगा तो ओवरऑल प्रोटीन मशीनरी ही रुक जाएगी, ठीक है। और उस टाइम पर यही तो करना है, बैक्टीरिया को अपनी जान बचानी है, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स की ये पूरी की पूरी कहानी थी। आई होप आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड करने से पहले यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमने स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स डिस्कस किया। अब मार्कर की बात करें, कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स है? तो अगर बहुत सारे अनचार्ज्ड टीआरएनए बैक्टीरिया के अंदर जमा होने लग जाए तो इसका मतलब वो स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होने वाला है। या अमीनो एसिड की कमी हो जाए तब स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स होने वाला है। या इनका अमाउंट बढ़ जाए, पेंटाफॉस्फेट और टेट्राफॉस्फेट का। या रेले प्रोटीन आपको बहुत सारे मिलने लग जाए बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये सारे किसके मार्कर्स हैं? ये दीज आर द मार्कर्स ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके एग्जाम में। इफ देयर इज म्यूटेशन इन द जीन एनकोडिंग रेल ए प्रोटीन। रेल ए प्रोटीन क्या होता है? स्ट्रिंजेंट फैक्टर। तो अगर इसके जीन में ही म्यूटेशन हो गया तो रेल ए प्रोटीन बनेगा ही नहीं, ठीक है। और जब रेल ए प्रोटीन बनेगा ही नहीं मतलब स्ट्रिंजेंट फैक्टर बनेगा ही नहीं, तो यहां पर राइबोसोम के नीचे आकर, अगर आपको वहां दिखाई ना दे रहा हो, यहां पे रेले प्रोटीन बाइंड हो रहा था, स्ट्रिंजेंट फैक्टर बाइंड हो रहा था। तो जब म्यूटेशन हो गया उसके जीन में तो ये बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा ही नहीं तो यहां पर बाइंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे यहां पर अनचार्ज्ड टीआरएनए अगर बाइंड हो जाए तब भी उस अनचार्ज टीआरएनए को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा। तो ये मिस्टेक होती है। तो याद रखना कि ऐसे इकोलाई को रिलैक्स्ड म्यूटेंट बोला जाता है जिसके रेले प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन हो, ठीक है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स फैक्टर की, तो ये लास्ट है। अब क्या होगा कि मान लो कि बैक्टीरिया हमेशा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही उसके पास अमीनो एसिड की कमी हो, ठीक है। तो जब अमीनो एसिड्स वापस बैक्टीरिया के पास आना शुरू होते हैं तो बैक्टीरिया एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं स्पॉट प्रोटीन। स्पॉट प्रोटीन क्या करता है? उस टाइम पर डिग्रेड कर देता है, डिग्रेड ऑल PP, GPPP एंड
PPPGPP, पेंटा और टेट्राफॉस्फेट को डिग्रेड कर देता है ये स्पॉट प्रोटीन जब फेवरेबल कंडीशन आती है इकोलाई के पास। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स की वीडियो में, आज की वीडियो में मैंने ये सारी चीज आपको बताया है, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और फिर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए आप तक सारी की सारी पहुंच जाए। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।